अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने इस रिक्वायरमेंट वैलिडेशन का फर्स्ट पार्ट किया था, जिसमें हमने स्टार्ट किया कि रिक्वायरमेंट वैलिडेशन क्या होती है। हमने जैसे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के सब प्रोसेसेस में से हर प्रोसेस को डिटेल में पढ़ रहे हैं। अब रिक्वायर वैलिडेशन जो होती है, हमने देखा कि उसकी इनपुट्स क्या होती हैं, उसका प्रोसेस होता है और उसमें कुछ आउटपुट जनरेट होती है वैलिडेशन के प्रोसेस से। वो हमने इनपुट्स और आउटपुट्स की डिटेल देखी। इसके बाद हमने वैलिडेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें होता क्या है, रिव्यू किया जाता है डॉक्यूमेंट। आपकी जो एसआरएस आप बना रहे होते हैं उसको रिव्यू किया जाता है। फॉर्मल रिव्यूज भी होते हैं, कुछ इनफॉर्मल रिव्यू होते हैं। मैंने कहा है कि रिव्यू का एक प्रोसेस की हमने डिटेल पढ़ी और हमने देखा कि रिव्यू उससे पहले, क्योंकि उस पर टाइम आपका यूटिलाइज हो रहा है और आप यूज कर रहे हैं, उससे पहले हम एक प्री रिव्यू आप एक मीटिंग कर लेते हैं प्री रिव्यू में, ताकि आपका उसमें जो टाइम कंज्यूम होना है वो सारा ना हो, और जो चीजें आपकी जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, रिव्यू टीम बजाय इसके कि वो जो मेन प्रॉब्लम है उन पे फोकस करने की बजाय जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हीं पे टाइम ना वेस्ट करते, तो आप वो प्रॉब्लम्स को प्री रिव्यू चेकिंग में हैंडल कर लेते हो। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, रिव्यू टीम जो होती है उनमें किन किन लोगों को शामिल, उसके मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। जब आप एक तो प्री रिव्यू चेकिंग की, फिर रिव्यू मीटिंग होती है। रिव्यू फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। फॉर्मल वो होंगे जिनके लिए आपने स्पेसिफिक एक सेटअप बनाया होगा। आपने जैसे डिफाइन किया है आज 4 घंटे हमारी 4 आवर्स की रिव्यू मीटिंग होनी है, जिसमें एसआरएस की जे वाली डायग्राम हम डिस्कस करेंगे और उसमें स्पेसिफिक लोग होंगे, एजेंडा सेट होगा और वो स्पेसिफिक वेन्यू होगा, लाइक आपका बोर्ड रूम में, कॉन्फ्रेंस हॉल में, यहाँ पे होगा। वो फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल ये होता है जैसे आप में से कोई भी, सब लोग काम कर रहे हैं और मैं वहां पे जाके इनफॉर्मली आपके डॉक्यूमेंट में आपने डाटा फ्लो डायग्राम बना लिया और मैं डाटा फ्लो डायग्राम को एक दफा देख लेती हूँ, तो ये एक इनफॉर्मल रिव्यू होता है, जिसमें कोई प्री डिफाइंड सेटअप, एजेंडा और वेन्यू आपने डिसाइड नहीं किया होता। इससे पहले प्री रिव्यू चेकिंग भी होती है। अब रिव्यू टीम के मेंबर्स कौन कौन होते हैं। रिव्यू शुड इन्वॉल्व ए नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। अच्छा, ये देखें, जैसे अगर एक वो हो रही है, रिव्यू किया जा रहा है डॉक्यूमेंट्स को, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रेलवे का कोई सॉफ्टवेयर बना रही हूँ तो डोमेन एक्सपर्ट भी उसमें होना चाहिए, यूजर भी होना चाहिए। कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड ब्रिंग people from different background bring different skills and knowledge to the review. Hmm, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं वैसे ही बात करती हूँ, एक बंदा है, आप में से एक स्टूडेंट जो है वो डीएफडी उसे बहुत अच्छी बनानी आती है, उसे डीएफडी के कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर है। अब वो डाटा फ्लो डायग्राम बना लेता है अच्छी, तो वो उसको अवेलुएट अच्छा कर सकता है। और एक बच्चा है, वो यूज केस डायग्राम बहुत अच्छी बनाती है, उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वो उसको अवेलुएट कर सकती है। जब डिफरेंट डिफरेंट लोगों की डिफरेंट एक्सपर्टीज होती हैं, जब डिफरेंट एक्सपर्टीज वाले लोगों को आप मर्ज करते हो, तो वो एक अच्छा आपका टीम बन जाती है जो कि सबको evaluate कर पाती है। Stakeholders feel involved in the RE process and develop an understanding of the needs of the stakeholder. The review team should always involve at least, मतलब अगर आप सारी डिफरेंट डोमेन से लोगों को नहीं ऐड कर सकते, तो आप एटलीस्ट डोमेन एक्सपर्ट एंड एंड यूजर जरूर होना चाहिए उसमें। ठीक है, टीम में अब देख लेते हैं चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या है, आप एक लिस्ट बना के रख लेते हो कि मैंने जब रिव्यू करना है तो उसमें मैंने इस एंगल से चीजों को देखना है। फॉर एग्जांपल, आपने जो डॉक्यूमेंट की, आप रिक्वायरमेंट के रिव्यू कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन करने के लिए आप रिव्यू कर रहे हैं, तो आपने देखना है अंडरस्टैंडेबिलिटी,
कैन रीडर ऑफ द डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंड व्हाट द रिक्वायरमेंट मीन। हर रिक्वायरमेंट का क्या मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट को इस तरह से लिखा गया है कि वो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझा जा सकता है, अंडरस्टैंडेबल है। इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो नहीं लिखी हुई। रिडंडेंसी, दूसरी चेकलिस्ट, क्या रिडंडेंट रिक्वायरमेंट तो नहीं है, एक डिफरेंट जगहों पे एक ही रिक्वायरमेंट्स को डिफरेंट तरह से लिखा गया, रिडंडेंसी उसमें। इज द इंफॉर्मेशन अननेसेसरली रिपीटेड इन द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, रिपीट की गई है डिफरेंट जगह पे, रिडंडेंसी है। आपने R1 यहाँ पे भी लिखी हुई है, R7 पे जाके भी सेम ही रिक्वायरमेंट्स आप रिपीट कर रहे हैं। कंप्लीटनेस रिव्यू में जब आपके पास डॉक्यूमेंट आ गई है, आप वैलिडेट कर रहे हैं, तो आपने देखना है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं, डज द चेकर्स नाउ ऑफ एनी मिसिंग रिक्वायरमेंट्स, आर इज देयर एनी इंफॉर्मेशन मिसिंग फ्रॉम इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन। कंप्लीटनेस, कोई चीज मिस तो नहीं है। जैसे अगर आप करती हैं कि आपने किया है, रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं, कंप्लीटनेस की हमने बार बार बहुत सी जगहों पे बात की है रिक्वायरमेंट्स में कि आपने कोई चीज़ मिस कर दी है। फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आपने कहा कि स्टूडेंट कब तक विथड्रॉ कर सकता है। आपने ये डेट मेंशन नहीं की। आपने कहा स्टूडेंट कैन विथड्रॉ कोर्स। तो आपने एग्जैक्टली डिस्क्राइब नहीं किया हुआ कि किस टाइम तक विथड्रॉ कर सकता है। यहाँ पे आपकी मिसिंग है रिक्वायरमेंट, कोई चीज मिस तो नहीं रह गई। फॉर एग्जांपल सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम की एग्जांपल थी, उसमें आप लोग सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम में आपने कहा कि यूजर लॉगिन करे तो उसमें एंटर हो जाना चाहिए उसे। अब आपने मेंशन नहीं किया उसके बाद कितने टाइम के लिए डोर ओपन हो जाना चाहिए, तो कुछ मिस कर दिया है। तो कंप्लीटनेस के लिए आपने चेक करना है क्या आपकी जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट लिखी हुई हैं। एम्बिग्यूटी, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट मीनिंग तो नहीं है। जो टर्म्स यूज किए हैं वो सबके लिए क्लियरली डिफाइंड है। रीडर डिफरेंट बैकग्राउंड से जो बिलोंग करते हैं उन डिफरेंट इंटरप्रिटेशन तो नहीं ले रहे। से कंसिस्टेंसी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड कॉन्ट्राडिक्शन। कंसिस्टेंसी क्या है कि एक रिक्वायरमेंट, जैसे एक जगह पे आपको मैं बार बार ये एग्जांपल इसलिए देती हूँ ताकि आपको माइंड में ये सेट हो जाए कि आपने यूजर कह रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो फीस सबमिट करवाने के बगैर हो जानी चाहिए, और मैनेजमेंट कह रही है कि वो फीस जब तक सबमिट नहीं होगी कोर्स रजिस्टर नहीं हो सकता। अब ये दोनों रिक्वायरमेंट्स थी, हमने अर्ली स्टेज पे ये कंट्राडिक्शन निगोशिएशन की स्टेज पे सॉल्व कर लेना था। अब ऐसा तो नहीं हुआ, ये निगोशिएशन की स्टेज पे सॉल्व नहीं हुआ और ये आगे चला गया है, स्पेसिफिकेशन में भी आ गया, लिख भी लिया। वैलिडेशन में जब आता है तो मैं उसे चेक करती हूँ क्या अभी भी कोई कंट्राडिक्शन तो नहीं एग्जिस्ट कर रही। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ की सेंस में है डॉक्यूमेंट को आपने ऑर्गेनाइज कैसे किया हुआ है, डॉक्यूमेंट में डिफरेंट सेक्शंस कैसे बनाए हुए हैं, रिलेटेड रिक्वायरमेंट एक जगह पे ग्रुप की हुई हैं, किस तरह से आपने और डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। कन्फर्मेंस टू स्टैंडर्ड, जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं, जहाँ आपकी स्पेसिफिक जिसके लिए आप प्रोडक्ट में आ रहे हैं उनके स्टैंडर्ड को कंफर्म कर रही है। ट्रेसेबिलिटी, आर द रिक्वायरमेंट्स अनएम्बिगुअसली आइडेंटिफाइड, इंक्लूड links to related requirement and to the reasons why these requirements have been included. Traceability, जैसे आप traceability matrix बनाते हैं, तो हमने पहले देखा कि रिक्वायरमेंट रिव्यू टीम में एटलीस्ट डोमेन एक्सपर्ट और एंड यूजर जरूर होना चाहिए, जो कि रिव्यू जब वैलिडेशन के लिए के प्रोसेस में हम रिव्यू करेंगे तो ये दोनों तो जरूरी होने चाहिए। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड होने चाहिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो ये दोनों जरूर होने चाहिए। और रिव्यू चेकलिस्ट में आप जब रिव्यू परफॉर्म करेंगे तो उसमें देखना क्या क्या है कि रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडेबल है, सब उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कहीं पे भी मल्टीपल जगह पे एक ही रिक्वायरमेंट को डिफरेंट तरह से रिपीट तो नहीं किया गया। उसके बाद रिक्वायरमेंट कंप्लीट, जो रिक्वायरमेंट लिखी हुई है वो कंप्लीट है, उनमें कुछ मिसिंग तो चीज नहीं है, कोई कंडीशन कोई चीज मिसिंग तो नहीं है, एम्बिग्यूटी तो नहीं है कहीं पे कि डिफरेंट लोग जब प्रोग्रामर्स के पास जाएगी तो वो उसे डिफरेंट तरह से इंटरप्रेट करके डिफरेंट तरह से इम्प्लीमेंट कर दें, जब टेस्टर के पास जाएगी तो वो उससे डिफरेंट मीनिंग ले लें और उसके लिए टेस्ट केस डिफरेंट तरह से बना लें, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
क्या रिक्वायरमेंट के अंदर कोई कंट्राडिक्शन तो नहीं है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट एट ए टाइम इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, और रिक्वायरमेंट्स को, रिलेटेड रिक्वायरमेंट को ग्रुप किया हुआ है, ऑर्गेनाइज अच्छे मैनर में स्ट्रक्चर्ड किया गया है, जैसे हम कहते हैं IEEE का फॉर्मेट चूज किया या आपने अपना स्टैंडर्ड यूज कर लिया, तो आपने जो भी आपके स्टैंडर्ड है उनके अकॉर्डिंग आपने डॉक्यूमेंट बनाई है, और आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो ट्रेसेबल है। ये चेकलिस्ट हम चेक करते हैं, वैलिडेशन करते हुए ये काम हम परफॉर्म करते हैं। हमने पहले वैलिडेशन प्रोसेस की इनपुट्स पढ़ी थी, आउटपुट पढ़ी, अब वैलिडेशन प्रोसेस के अंदर होता क्या है वो देख रहे थे। रिव्यू होता है, और रिव्यू के अंदर हमारे क्या क्या चीजें चेक करते हैं। अब जब चेक आप कर रहे हैं तो आपने खुद से क्या क्वेश्चन पूछने हैं, इज ईच रिक्वायरमेंट यूनिकली आइडेंटिफाई, हर रिक्वायरमेंट को यूनिक आइडेंटिफायर आपने दिया है या नहीं। मैं बार बार जब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बच्चे आते हैं उनको भी कहती हूँ, और आप लोग को भी मेंशन करती हूँ, हमेशा रिक्वायरमेंट का, हर रिक्वायरमेंट का यूनिक आइडेंटिफायर है। अगर आइडेंटिफायर नहीं है तो आपकी रिक्वायरमेंट ठीक नहीं है। आर स्पेशलाइज्ड टर्म्स डिफाइंड इन द ग्रॉस, अगर आपने कोई टर्म यूज किया, जैसे आपने SDLC यूज किया है, तो आपको ग्लोसरी में मेंशन किया हुआ है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसका मीनिंग है डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं, हो सकता है किसी को ना पता चले, जैसे यूजर है उसको ना पता चले, किसी को ना पता चले, तो आपने यहाँ पे कोई भी जो टर्म यूज करनी है उनको डिफाइन करना है। डज ए रिक्वायरमेंट स्टैंड ऑन इट्स ओन, और डू यू हैव टू एग्जामिन अदर रिक्वायरमेंट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन, खुद अंडरस्टैंडेबल है या आपको दूसरे पे डिपेंडेंट है। टू इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट यूज द टर्म कंसिस्टेंटली, अगर आप एक जगह पे SDLC यूज कर रहे हैं तो आपने बाकी सारी रिक्वायरमेंट में भी SDLC यूज करना है, ये ना हो दूसरी जगह पे आप डेवलपमेंट प्रोसेस यूज कर लें, तीसरी जगह पे आप कोई और टर्म, सेम वर्ड के लिए डिफरेंट टर्म्स यूज कर लें। इज द सेम सर्विस रिक्वेस्टेड इन डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, आर देयर एनी कंट्राडिक्शन इन दीज रिक्वेस्ट, is the same service requested in different requirements, are there any contradiction। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, टेस्ट हो रही हैं। सेम सर्विस रिक्वेस्टेड इन डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, क्या मतलब है कि रिपीट हो रहा है, रिडंडेंसी आ रही है यहाँ पे, और आर देयर एनी कंट्राडिक्शन इन दीज रिक्वायरमेंट, कंसिस्टेंसी यहाँ पे चेक हो रही है कि कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट्स में है, कोई कंट्राडिक्शन तो नहीं है, और यहाँ पे रिडंडेंसी चेक कर रहे हैं कि रिडंडेंट नहीं होनी चाहिए। इफ अ रिक्वायरमेंट makes reference to some other facilities, are these described elsewhere in the document, उनके दरमियान मैपिंग हुई है, आर रिलेटेड रिक्वायरमेंट ग्रुप टुगेदर, उनको उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्यूमेंट की उस इस तरह से बनाई गई है कि रिलेटेड रिक्वायरमेंट को एक तरह से रखा गया, एक तरह, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ स्टूडेंट के रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है उसको हम एक जगह पे ग्रुप कर लेते हैं, फिर फैकल्टी के रिलेटेड, तो रिलेटेड रिक्वायरमेंट जो है, या वो रिक्वायरमेंट जो एक दूसरे पे कुछ लिंक कर रही हैं, तो उस टाइम पे अगर उन्हें इम्प्लीमेंट कर लिया जाता है तो वो इजी होता है इम्प्लीमेंट करना, तो आप उसको एक जगह पे ग्रुप कर लेते हो, बाद में उस पर ज्यादा टाइम लग सकता है। तो हम जब भी वैलिडेशन करेंगे तो आपने अपने डॉक्यूमेंट में से ये सारी चीजें चेक करनी है कि अंडरस्टैंडेबल है। वो चेकलिस्ट मैंने आपको बताई, और वो चेक करने के लिए आप खुद से ये क्वेश्चन पूछते हो कि आप खुद से पूछोगे, क्या मेरी रिक्वायरमेंट में कोई यूनिक आइडेंटिफायर दिया गया है, क्या मैंने टर्म्स को डिफाइन किया है, क्या मैंने कोई कंट्राडिक्शन तो नहीं है मेरी रिक्वायरमेंट में, क्या मेरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट मीनिंग तो नहीं दे रही डिफरेंट लोगों को, क्या मेरी रिक्वायरमेंट्स जो है वो रिपीट तो नहीं हो रही, रिक्वायरमेंट 1 और रिक्वायरमेंट 7 का सेम मीनिंग तो नहीं है। इस तरह की चीजें आप नोट करोगे रिव्यू के प्रोसेस में, वैलिडेशन में जो हम कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स की प्रॉब्लम, क्या, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल इसको क्या, ADDS, एडिस, या EDDIS, एडिस विल बी configurable so that, ये एक रिक्वायरमेंट है, will be configurable so that it will comply with the requirement of all UK and international copyright legislation. Minimally, this means that EDIS must provide a form for the user to sign the copyright declaration statement. It also means that the EDIS must keep track of the copyright declaration statement which have been signed or not signed. Under no circumstances must an order be sent to the supplier if the copyright statement has not been signed. अब ये एक रिक्वायरमेंट है जो कि ली गई है यहाँ से,
एडिस की ये रिक्वायरमेंट आपने ली, उसमें आपने क्या किया कि अब आप इस रिक्वायरमेंट में क्या प्रॉब्लम है, इस रिक्वायरमेंट के अंदर क्या इशू है, अच्छा आपने इनमें इश्यूज देखने हैं कि इसमें क्या क्या इश्यूज हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं, प्रॉब्लम इनकम्प्लीटनेस का इशू है। अब यहाँ पे लिखा हुआ था इंटरनेशनल कॉपीराइट लेजिस्लेशन। व्हाट इंटरनेशनल कॉपीराइट लेजिस्लेशन इज रेलिवेंट। अब हमें नहीं पता कि इसके रिलेटेड कौन से कॉपीराइट लेजिस्लेशन है।